हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 9 का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम सारी बातें एटम के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी थ्योरी, जितने भी साइंटिस्ट ने वर्क किया एटम के ऊपर, आज हम उन सारी बातों के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। एंड 6, 7, 8 क्लास की सोशल साइंस चल रही है एंड साइंस कंप्लीट हो चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था एटम्स के बारे में, कि सारी जो भी चीज़ें हैं, जितने भी मैटर्स हैं, वो किससे बने हुए हैं? मॉलिक्यूल्स से, और मॉलिक्यूल्स और एटम से बने हुए। ठीक है, आगे देखते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर ड्यू टू डिफरेंट एटम। अब ये सारे मैटर्स ना अलग अलग काइंड ऑफ एटम से बने, मतलब ये मैटर अलग है, ये मैटर अलग है, तो इनके अंदर जो एटम है वो इसके अंदर एटम अलग होंगे, इसके अंदर जो एटम है वो अलग होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, एक क्वेश्चन उठता है, क्या? व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। कि ऐसा क्या होता है कि इस वाले एलिमेंट के अंदर जो एटम है और इस वाले एलिमेंट के अंदर जो एटम है, जो एक दूसरे को डिफरेंट बनाते हैं। इन एलिमेंट्स के अंदर जो डिफरेंट एटम्स हैं, हाँ जी, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब इस एलिमेंट के अंदर के एटम इस एलिमेंट के अंदर के एटम से किस तरीके से डिफरेंट हो जाते हैं। अब डिफरेंट होते हैं तभी तो एक अलग अलग एलिमेंट बनते हैं इतने सारे। नेक्स्ट है, आर एटम्स रियली इंडिविजिबल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन और आर दे स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम। तो इसमें बोला गया क्या एटम डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या वो इतने ज़्यादा छोटे हैं। तो हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि एटम्स हमारे डिवाइड नहीं हो सकते। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या हम एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं, क्या उन्हें और हम तोड़ सकते हैं और स्मॉलर यूनिट में, अगर हाँ तो कैसे। ठीक है, चलिए वी शिल फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन दिस चैप्टर। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द वेरियस मॉडल्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन। और हम बहुत सारे ऐसे मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे आज। अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties. The elucidation of the structure of atom is based on series of experiment। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि साइंटिस्ट को 19th सेंचुरी में जब वो एक्सपेरिमेंट्स करे थे, क्या उन्हें चैलेंजेस आए, किस तरीके से उन्होंने हमें एटम्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अंडर कंडीशन विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि हम एटम्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस पर, तब हम देखेंगे कि जो अलग अलग कंडीशंस जनरेट होती है उसमें हम देखेंगे किस तरीके से एटम डिवाइड हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। कि मैटर के अंदर क्या कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं? चलिए देखते हैं कैसे। तो एक एक्टिविटी है, जैसे कि हमने पहले भी कर रखी है, आपको बिना ऑयल लगाए अपने बालों पर क्या करना है, कॉम्ब को रब करना है, या फिर ऐसे कीजिए, कोई स्केल ले लीजिए और रब कीजिए अपने बालों में, और छोटे छोटे पेपर के पीसेस ले लीजिए। अब आप जैसे ही अपना स्केल आप यहाँ पर लेकर आएंगे पास में, तो वो सारे ना इस पे स्केल के ऊपर स्टिक हो जाएंगे। ऐसा क्यों है कि आपने जब एटम्स को, जो 2 एटम थे, मतलब एक स्केल के पार्टिकल्स, उनको जब आपने रब किया तो वो क्या चार्ज हो गए। चार्ज होने की वजह से ये वाले जो आपके पार्टिकल्स हैं पेपर के, उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि मैटर के अंदर क्या होता है, चार्ज होता है। कैसे होगा देखिए, वी कंक्लूड दैट रबिंग 2 ऑब्जेक्ट टुगेदर। जब हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रब किया, उनके अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए वो कुछ, है ना, थोड़ा इलेक्ट्रिकली चार्ज आ गया उनके अंदर। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? ये चार्ज आया कहाँ से? अब ये चार्ज आया कहाँ से? हमने तो सिर्फ रब किया था, उनके अंदर चार्ज कहाँ से आया? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो हम ये देखेंगे कि जो एटम्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और पार्ट्स में, उनके अंदर और भी बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मतलब एक एटम भी बहुत सारी 2-3 यूनिट से मिलके बनता है, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। एंड क्या जानेंगे, और हमने क्या देखा कि उसके अंदर क्या चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब वो चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं ये भी हम जानेंगे इसमें। मैनी साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम।
तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया है एटम्स के ऊपर, ठीक है, और क्या चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बताया हमें। कैसे बताया? इट वॉज नोन बाय 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle। 1900 में हमें पता चला कि एटम क्या इंडिविजिबल है, डिवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एटम के अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं उसके, तो हमने क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड द जे थॉम्सन। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमें किसने बताया कि एटम्स के अंदर जो और सब डिवाइडेबल सबसे पहले हमें किसने बताया? सबसे पहले जे थॉम्सन ने हमें बताया कि एटम के अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसको उन्होंने जाना और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बताया कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। किसने? जे थॉम्सन ने। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, इससे पहले इलेक्ट्रॉन जो थे आइडेंटिफाई हो चुके थे। ई गोल्डस्टीन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन द गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनल रेज। तो गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1886 में क्या किया था? डिस्कवर कर लिया था कि जो कैनाल रेज हैं हाँ जी, कि जो कैनाल रेज हैं उनके अंदर क्या होता है? कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसके अंदर गैस डिस्चार्ज एंड कॉल दैम, उनको और उनको क्या बोला? कैनल रेज बोला, कैनाल रेज, ठीक है। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज, उन्होंने बताया कि ये जो रेज है ये पॉजिटिवली चार्ज है। रेडिएशन विच अल्टीमेटली लेड टू डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, इससे क्या हुआ कि और भी हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चला। अब देखिए कोई भी रेज आ रही है, रेज क्या रहे कैसे आएगी? इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में तो आएगी। अगर कहीं से लाइट आ रही है तो क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि कैनाल रेज जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर। चलिए, दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दैट द इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे जो एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल मिला है उसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू द इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने बताया जो नया यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमें मिला उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। अच्छा जी, ठीक है। इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज द इलेक्ट्रॉन, और जो मास है उसका वो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स क्या है? बड़ा है, ज़्यादा है, ठीक है। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटोन, उसको क्या नाम दिया गया? प्रोटोन। चलिए दोबारा देखते हैं हमने यहाँ से यहाँ तक क्या पढ़ा। हमने देखा कि पहले हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, ठीक है। अब कैनाल रेज हमने जब गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किए 1886 में, तो उन्होंने बताया कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है एटम के अंदर जिसको नाम दिया प्रोटोन। उन्होंने बताया कि जो प्रोटोन का मैग्नीट्यूड है ना वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, एंड जो मास है इसका वो कैसा है? 2000 टाइम्स ज़्यादा है। चलिए, its mass was approximately 2000 times as that of the electron। इलेक्ट्रॉन का 2000 टाइम क्या है? उसका मास है। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटोन, ठीक है, यहाँ तक देख लिया हमने। इन जनरल एंड इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड, इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नेगेटिव से, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज है। प्रोटोन प्रेजेंट प्रोटोन को पी से एंड पॉजिटिव चार्ज। द मास ऑफ प्रोटोन इज टेकन एज 1 यूनिट। हमेशा क्या करा इन्होंने? जो मास लिया है प्रोटोन का 1 यूनिट में लिया। यूनिट तो सबकी होते हैं, जैसे सेंटीमीटर, किलोमीटर, लेंथ है ना। एंड इट्स चार्ज एज +1, और इसका चार्ज कैसा है? प्लस। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो मास हुआ, इलेक्ट्रॉन हो गए नेगेटिव, प्रोटोन हो गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे क्या? नेग्लिजिबल चार्ज आ जाएगा, माइनस, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पे माइनस था, प्रोटोन पे पॉजिटिव चार्ज था। इट सीम दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ, इन्होंने बताया एक एटम के अंदर क्या होगा? प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया। म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस, और ये इस तरीके से क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए, तो अब क्या होगा? वो हमारा जो एटम है वो कैसा रह जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, ठीक है।
इट ऑल्सो अपीयर दैट द प्रोटोन्स वर इन इंटीरियर ऑफ द एटम। तो क्या बताया, प्रोटोन कहाँ होते हैं, एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर वेयर इलेक्ट्रॉन कुड ईजिली बी रिमूव्ड आउट। अब इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होते हैं इसमें, तो इलेक्ट्रॉन को हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं, प्रोटोन से, एटम से अलग कर सकते हैं। लेकिन प्रोटोन क्या बिल्कुल एटम के अंदर होता है, तो उसको तोड़ना या अलग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कैनाल रेज। क्या होती है कैनाल रेज, क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ से आप देखेंगे इसका आंसर, यहाँ से these rays were positively charged radiation which ultimately led to discovery of another subatomic particle, जिसकी वजह से क्या प्रोटोन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, चलिए इफ एन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटोन है तो उसके ऊपर कोई चार्ज होगा। चार्ज कैसे होगा, देखते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटोन। तो हमने 1 1 यूनिट ले ली, यहाँ पे कुछ लिखा तो 1 माइनस प्लस 1, तो प्लस माइनस माइनस तो बैलेंस हो जाएगा, तो नेग्लिजिबल चार्ज हो, कोई चार्ज नहीं होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, अब देखते हैं एटम का स्ट्रक्चर। वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, चैप्टर 3 में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा, विच सजेस्टेड दैट द एटम वाज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। जहाँ हमने देखा कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है और इंडिस्ट्रक्टिबल है। बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन इनसाइड द एटम। तो हमने क्या देखा कि एटम के अंदर दो चीज़ होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटोन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। लेड टू द फेलियर of this aspect Dalton atomic theory, it was then considered necessary to know how electron and proton are arranged within an atom। इन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है, डाल्टन ने। For explaining this many scientists proposed various atomic models। तो इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कोशिश की कि क्या करें, इनकी पोजीशन देखिए हम कहाँ पर है। तो जे थॉमसन एक मॉडल लेकर आएंगे, तो उनके मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या डिस्कवरी करी, चलिए देखते हैं। तो थॉमसन ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो एटम में किस तरीके से अरेंज है, पुडिंग की तरह, जैसे क्रिसमस पुडिंग होती है उस तरीके से। इन अ स्पेयर पॉजिटिव चार्ज वर लाइक क्यूरेंस, मतलब इन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो हमारे प्रोटॉन्स हैं वो हमारे ऐसे अरेंज है जैसे किसी केक में ड्राई फ्रूट्स है, और बाकी जो पूरा बचा हुआ है, बाकी जो पूरा पोर्शन बचा हुआ है केक वाला पार्ट, वो इन्होंने बता दिया कि वो हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। या फिर उन्होंने वाटरमेलन का एग्जांपल दिया कि ये जो नेगेटिवली चार्ज है ना, ये जो नेगेटिवली चार्ज है ये हमारे इलेक्ट्रॉन से कहीं कहीं अरेंज है, मतलब जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं ना, उनको इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन है, एंड जो बाकी पूरा पोर्शन, जो रेड वाला पोर्शन जो बचा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको बोल दिया उन्होंने प्रोटोन है। कि इस तरीके से उन्होंने बताया कि इनकी अरेंजमेंट किस तरीके से हो रखी है। वाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडीड पॉजिटिवली चार्ज पेयर लाइक सीड्स एंड वाटरमेलन, ये हमने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। तो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला फिजिक्स में 1906 में इनके काम के लिए, इन्होंने जो डिस्कवरी की है इलेक्ट्रॉन्स की उसके लिए। तो देखिएगा इसको, चलिए आगे देखते हैं। थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इट। इन्होंने बताया कि एक स्पेयर है जो कि कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है पूरा ये, और इसके अंदर कहीं कहीं पर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उन्होंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, कैंसिल हो जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे पे इस तरीके से चार्ज बताएं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बैलेंस हो जाता है। Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, इन्होंने बताया कि जो एटम है वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। The result of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model as we will see below। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके बाद फिर एक्सपेरिमेंट किए, बट उन्होंने इस तरीके से कुछ भी देखा नहीं इसमें। अब बात आती है नेक्स्ट साइंटिस्ट की, जो कि है रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, इनके अरेंजमेंट्स देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली और उस पर अल्फा पार्टिकल्स, ऐसे समझ लीजिए गोल्ड फॉइल ली और यहाँ से बहुत सारी रेज डाली हैं, ठीक है, रेज। तो रेज कैसी है, अल्फा पार्टिकल्स वाली रेज है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, इन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों ली, देखते हैं। तो इन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि उन्हें बहुत थिन, बिल्कुल बहुत ज़्यादा थिन लेयर इनको चाहिए थी। तो इन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए ली, उसमें 1000 एटम थिक्स, इतनी ज़्यादा
पतला हो सकता था वो, ठीक है, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल ली। अल्फा पार्टिकल इसलिए लिए क्योंकि वो डबल चार्ज होते हैं, हीलियम आयंस होते हैं उनके अंदर, तो बहुत सारे एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग रेज इस पे जा सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग कैसे थे, सिंस दे हैव मास 4 यूनिट एंड फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, ये समझ लीजिए। इन्होंने 2 चीज़ लिए, एक गोल्ड फॉइल क्योंकि उन्हें बहुत थिन वाली एक चीज़ चाहिए थी, है ना, लेयर चाहिए थी, इसलिए ले लिया, ठीक है। उस पर क्या करना है, इन्हें एक्सपेरिमेंट करना है। और किस चीज़ से करेंगे एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल्स से। अल्फा पार्टिकल्स ले लिए उन्होंने, ठीक है। क्यों लिया अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि उनमें क्या होती है, बहुत फास्ट मूविंग होती है और बहुत सारी एनर्जी वो निकालते हैं अपने अंदर से, ठीक है, इसलिए। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सम एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। तो सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर दैन द प्रोटोन ही डिड नॉट एक्सपेक्ट सील। इन्होंने सोचा कि अब मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, ये गोल्ड फॉइल है, इसमें बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। अब जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स इससे पास होंगे, गुजरेंगे, तो होगा क्या कि ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो कुछ प्रेजेंट है एटम्स के अंदर उस पर टकराएंगे और वापस हो जाएंगे। इन्होंने ये सोचा कि ज़्यादा डिफ्लेक्शन मुझे नहीं मिलेगा कुछ भी देखने के लिए, जो मैं सोच रहा हूँ उसी तरीके से मेरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ये देखिए, तो इन्होंने क्या देखा, ये गोल्ड फॉइल है, ये उसके अंदर एटम्स अरेंज है, ये है अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी ज़्यादातर जो रेज है ना, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल गए, और बहुत सारे ऐसे जो टकरा के डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, कुछ रेस, और कुछ रेस थी जैसे आई और वैसे निकल गई। तो इसका मतलब क्या था, जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे ना वो पॉजिटिव थे, क्या थे, पॉजिटिव थे, और अंदर जो आपका न्यूक्लियस है पॉजिटिव है वो भी, ठीक है। जब इस पर टकराए तो वो एकदम से वापस हो गए, तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा इसमें। अब इन्होंने क्या बोला वो देखते हैं। तो बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। इन्होंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा रिजल्ट इनको नहीं मिला, बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू स्ट्रेट लाइन। तो क्या हुआ, बहुत सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में निकल गए। सेकंड, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कि छोटा सा एंगल बना के वहीं से डिफ्लेक्ट हो गए। 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड। उन्होंने देखा कि 12,000 में से एक पार्टिकल क्या हुआ, रिबाउंड हो गया। 12,000 अगर अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं तो उसमें से एक पार्टिकल रिबाउंड हो गया। चलिए, तो रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल। तो आगे देखते हैं। इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोला जाता है, ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, और इनकी बहुत सारी डिस्कवरीज भी है रेडियो एक्टिविटी वगैरह में ना। आगे देखते हैं। लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी देखते हैं इसको करके कि जो इन्होंने एक काम किया ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एक्टिविटी करते हैं। एक बच्चे को आंखों में पट्टी बांध दीजिए एंड सामने खड़ा कर दीजिए। यहाँ पर वो बच्चा खड़ा है, ठीक है, और ये है कोई वॉल। अब उससे बोलिए कि यहाँ पे बॉल फेंके, बॉल को इस वॉल पे फेंके। तो क्या होंगे, कुछ बॉल ऐसे निकल जाएंगी, कुछ बॉल ऐसे निकल जाएंगी, कुछ गिर जाएंगी वहीं पर, और हर बार आवाज़ आएगी। बॉल जब स्ट्राइक करेगी ना दीवार पे तो आवाज़ आएगी। अब सेकंड टाइम में आप क्या कीजिए, इस बच्चे के फिर से आप आंखों पे पट्टी बांधेंगे एंड यहाँ पे बहुत सारे तार हैं, ठीक है, बहुत सारे वायर्स हैं। अब बॉल को थ्रो करने के लिए बोलिए। आप क्या देखेंगे, कुछ बॉल्स तो सीधी निकल जाएंगी, कुछ बॉल इन तार से टकरा के नीचे हो जाएंगी, कुछ सामने आ जाएंगी। तो इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट है सेम आपको पता चलेगा कि इस तरीके से जो गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट हुआ था यही उसमें शो हुआ था। चलिए, दिस इज बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप। क्यों सीधे क्यों निकल गए, क्योंकि उसमें बहुत सारा गैप था। तो रदरफोर्ड को भी समझ में आया कि इसमें जो एटम है उसमें बहुत सारा गैप है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। नेक्स्ट देखते हैं। Most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil। तो उन्होंने क्या बोला कि एटम के अंदर बहुत सारा क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधे निकल गए। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। कुछ बहुत ही ऐसे कम पार्टिकल्स हैं जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए हैं, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ। तो हमें कैसे पता चला कि वो डिफ्लेक्ट हुए, क्यों डिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स थे पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है। ये पूरा एटम के अंदर कुछ ऐसा था जो कि पॉजिटिव चार्ज था, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स टकराए। पॉजिटिव क्या होता है,
रिपेल करते हैं ना, तो रिपेल किया वो रिबाउंड हो गए। तो इससे पता चला कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्पेस में कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुए। चलिए आगे देखते हैं तीसरी चीज क्या, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री एंगल। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो 180 डिग्री एंगल, मतलब ऐसे करके ऐसे वापस एक ही लाइन, इसी लाइन में। तो इंडिकेटिंग ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद द एटम। तो इससे हमें क्या पता चला कि पूरे एटम के अंदर से सिर्फ छोटा सा ही पार्ट ऐसा है जो कि क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है जिसके अंदर, जिसकी वजह से जो आपके एटम है अल्फा पार्टिकल टकराया और वापस आ गया। ठीक है, और बहुत पूरे में नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा इसमें था, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स टकराए और सीधे सीधे वापस आ गए। चलिए, फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। तो इन्होंने बताया कि जो एटम है ना, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो 10⁵ टाइम्स छोटा है इस पूरे एटम से। कौन? न्यूक्लियस। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो क्या देखा उन्होंने, देयर इज पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि बीच में, एटम के बीच में क्या, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन न्यूक्लियस। और जो पूरा मास होता है एटम का वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस पे होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी देखेंगे हम। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज सर्कुलर पाथ। तो उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूमते हैं एटम में। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ द एटम। क्या बताया कि पूरे एटम के अंदर जो आपका न्यूक्लियस है उसका बहुत छोटा साइज होता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, थ्योरी कैसे कैसे की, क्या क्या उन्होंने देखा एंड क्या क्या उनके रिजल्ट रहे। अब देखते हैं ड्रॉबैक, मतलब कमियां क्या क्या रही, क्या कमी बताई। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो गोल गोल घूमते रहते हैं एटम में, इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। और वो बोल रहे हैं कि ये स्टेबल नहीं है। कैसे? एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। इन्होंने बताया कि ना ये जो इलेक्ट्रॉन है घूमते रहेंगे, घूम रहे हैं। अब ये देखिए, कोई भी चीज़ घूम रही है, कोई भी चीज़ घूम रही है, तो ये जब ये एक्सेलरेशन में होंगे, जब ये घूम रहे हैं, तो इनके अंदर से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट करेंगे, निकालेंगे। अब होगा क्या, जैसे ये अब एनर्जी निकाल रहे हैं, तो ये इनके अंदर जो एनर्जी खुद की ये लूज कर रहे हैं। इसका मतलब होगा क्या, एक टाइम पे इनका ये इतने ज़्यादा वीक हो जाएंगे कि ये एटम में गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और एटम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट ऐसा तो नहीं होता, एटम तो बिल्कुल स्टेबल होता है ना, इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पे होते हैं। तो इस तरीके से इनकी थ्योरी फेल हो गई। तो इफ़ देयर वर, सो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसे जैसे उन्होंने बताया है ऐसा होता, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। तो एटम कैसा होता, अनस्टेबल होता, एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दैट वी नो। और जिस फॉर्म में हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है, स्टेबल होता है, तो वो इस तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब आए हैं दूसरे साइंटिस्ट जो बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल कैसे रहता है ना, एटम हमारा स्टेबल कैसे रहता है। तो इन्होंने ऊपर जो हमने अभी मॉडल पढ़ा है उनकी खामियां दूर करने की कोशिश की है। तो इन्होंने बताया कि ओनली सर्टेन, इन्होंने बताया कि जो एटम है, एटम के अंदर कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स बनी हुई है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, और ये अपने अंदर से कोई भी एनर्जी नहीं निकालते, कुछ भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा एटम क्या स्टेबल है। व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ठीक है जी, और ये बता दिया कि वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है 1922 में। ये इनकी कुछ और थ्योरीज हैं जो इन्होंने काम किया था। चलिए अब ये देखिए, तो इन्होंने बताया कि ये है न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स। तो अपनी अपनी ऑर्बिट में वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और इन्होंने इन शेल्स का, इन ऑर्बिट का नाम क्या दिया है, KLMN। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से। क्वेश्चन देख लेते हैं। On the basis of Thomson's model of an atom, explain how the atom is neutral as whole। तो थॉमसन्स मॉडल ने हमें कैसे बताया कि पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। तो कैसे बताया, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इस तरीके से बता देना। रदरफोर्ड के बारे में बताना है, उन्होंने जो एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताया ना हमें, उनके बारे में
सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड की थ्योरी बतानी है यहाँ पे आपको, बोर्स मॉडल एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, ठीक है। 3 शेल्स के बारे में जो उन्होंने बताया, KLMN। What do you think would be observation if alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold? अगर किसी और मेटल के साथ एक्सपेरिमेंट करते तो क्या होता? तो वो कर ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें जो चीज़ चाहिए थी वो उन्हें गोल्ड में मिली। थिन इतनी ज़्यादा थिन सिर्फ हमारा गोल्ड ही हो सकता है। 10,000 करके कुछ था ना, एक रेशियो नंबर जो था, इतना हमारा पतला हो जाता है, इसलिए बाकी और मेटल इतने नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने गोल्ड लिया। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, एटम के बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब एक और चीज़ और एटम में होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन चैडविक थे, उन्होंने डिस्कवर किया 1932 में, ठीक है। विच हैड नो चार्ज एंड मास नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन। इन्होंने बोला कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है, वो स्टेबल है। लेकिन जो उसका मास है, मास कैसा है? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है न्यूट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन में क्या न्यूट्रॉन नहीं होता। क्या नहीं होता? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है जी। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे कि मास ऑफ एटम कैसे निकालेंगे। अगर आपको किसी भी एटम का मास निकालना है तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो भी उस पूरे एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको प्लस कर देंगे एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लस कर देंगे। चलिए, ये हो गया हमारा किसी मास, एटम का किसी भी मास। अगर हमें किसी का एटॉमिक नंबर निकालना है, अगर किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे? उस एलिमेंट के अंदर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट है, जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट है उनको प्लस कर देंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर आ जाएगा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर जान लिया। अब है नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, उनका नाम बताइए क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास 4 यूनिट एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। हाउ मैनी न्यूट्रॉन डज इट हैव? तो आप बता देंगे कितने न्यूट्रॉन होंगे उसके पास। 2 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन बताने हैं। एटॉमिक मास देखिए 4 यूनिट एटॉमिक मास दिया है। मास निकालने क्या करते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, ये करते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमें क्या दिया गया है यहाँ पर? 2 प्रोटॉन दिए, तो न्यूट्रॉन नहीं दिए। ये हो गया मास नंबर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? न्यूट्रॉन को इधर ले आइए और 4u को माइनस, 4u इधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो 4 - 2 2। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? और सॉरी, न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? 2। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स? कि इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया कि अलग अलग ऑर्बिट्स में है, लेकिन कितने किस में डालेंगे हम, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। चलिए देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। तो ये हमें 2 साइंटिस्ट के नाम है, बोर और बरी, जिन्होंने हमें क्या बताया कि किस तरीके से इन सेल्स के अंदर हम एटम्स को या इलेक्ट्रॉन्स को सबको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है जी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल इज गिवन बाय फार्मूला। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया कि किस शेल के अंदर हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। तो ये फार्मूला है 2n²। ये फार्मूला क्या है? 2n²। जैसे मैं मान लेती हूँ मैंने 1 की वैल्यू क्या, सॉरी n की वैल्यू क्या ली? 1 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, 2 × 1 = 2। तो के शेल में कितने आएंगे? मैक्सिमम 2। चलिए अब दूसरा करके देखते हैं। 2 × 2 कर ले तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 8। तो नेक्स्ट शेल में क्या हो गए? एल शेल में 8 आ जाएगा। तो ये देखिए, है ना। तो इस फॉर्मूले से हम देख लेंगे कि किस शेल में कितने आएंगे। बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। तो दूसरी बात हमें क्या बताई इन्होंने कि जो बाहर वाली जो आउटर मोस्ट जो शेल है, जिसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, जैसे कि ये इस वाले लिथियम की ये वाली आउटर मोस्ट शेल है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, तो इनको क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट शेल। और इसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनको क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बात, अब
इसमें इन्होंने बोला है कि जो आउटर मोस्ट शेल है किसी भी एलिमेंट की, उसमें हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। कितने होंगे? सिर्फ 8 ही होंगे। 8 से कम रख सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। अब आप बोलेंगे कि हाँ तो 32 बताया, तो देखिए के, ये है L, ये है M, ये N, जो मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 32 है। फिर जो लास्ट वाली शेल होगी, लेकिन इस एलिमेंट की जो लास्ट वाली शेल होगी ना उसमें 8 ही आएगा, इस तरीके से। चलिए इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल। अब इन्होंने थर्ड पॉइंट क्या बताया, थर्ड स्टेप आपको ये बताया है कि सबसे पहले आप जो इनर मोस्ट शेल है ना उनको फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले उनमें इलेक्ट्रॉन डालना शुरू करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में डालेंगे। चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज शोन इन सिस्टमैटिकली। तो आपको ये बताया हुआ है किस तरीके से अरेंज किए हुए हैं 18 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन को। क्वेश्चन देखते हैं, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एलिमेंट। तो कार्बन C, सोडियम होता है Na, ठीक है। तो कैसे अरेंज करेंगे, ये है 6, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है मतलब 6। तो अब हमारी कितनी शेल में Kl, तो K में कितने आएंगे सिर्फ 2, कितने आएंगे 2, L में कितने हो जाएंगे फिर 4। अब 4 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हमें क्या बोला था, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, तो हमने बता दिया। इस तरीके से आप सोडियम का भी बताएंगे और कुछ नहीं बताना, इसमें बैलेंसी की बात नहीं करनी है, बैलेंसी की। चलिए, तो सोडियम का आप करके देखेंगे। इफ़ K एंड L शेल ऑफ एन एटम आर फुल, अगर K और L शेल में जितने एटम आने थे अगर वो आ गए हैं उतने उसमें, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो आप कैसे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर कैसा है उसमें एटम। तो K और L शेल में जितने भी एटम हैं उनको प्लस कर दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर आपको पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल स्पेसिफिक एटम में। अब बात आती है वैलेंसी की। तो वैलेंसी हमने पहले भी देखी थी कि किसी भी एलिमेंट में उसकी आउटर मोस्ट शेल जो है, उसकी जो बाहर वाली शेल है, उसमें वो कितने एलिमेंट रखता है, वो एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने एलिमेंट रख सकता है, ठीक है, या किसी को दे देता है या फिर ले लेता है, तो ये उसकी वैलेंसी हो जाती है। जैसे कि हमने ऑक्टोपस वाला और मैन वाला एग्जांपल करके देखा था ना। अब यहाँ पे दोबारा हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल एंड ऑर्बिट। हमने क्या देखा, एटम के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हो रखे हैं, हमने देखा अलग अलग शेल में, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो भी हमारे एलिमेंट की जो भी आपकी क्या है आउटर मोस्ट शेल है, जो भी आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जितने भी, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 1 हो, चाहे 8 हो, चाहे 6 हो, ये उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी, ठीक है। क्या बताएंगे आप, वैलेंसी है ये। तो बोर्सबरी स्कीम वर वी ऑल्सो नो दैट आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमने ऊपर स्टेप्स पढ़े इसमें पता चला था कि हमें हम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में कितने, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं बाहर वाली शेल में। तो इट वाज ऑब्जर्व दैट द एटम ऑफ एलिमेंट वाज कंप्लीटली फिल्ड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, लिटिल केमिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आउटर मोस्ट शेल में हमें बताया गया था कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। जो जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में, जिस भी एलिमेंट के पास, तो वो कैसा हो जाएगा, एक तो स्टेबल हो जाएगा, वो कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा, क्योंकि वो भैया अपने खुश है, उसके पास सब कुछ है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 8 है उसके पास, अब वो खुश है, वो क्यों काम करेगा ना, इस तरीके से। अगर किसी के पास नहीं है तो क्या करेंगे एलिमेंट, या तो वो किसी से ले लेंगे कि भैया मेरे पास 4 है मेरी आउटर मोस्ट शेल में, तो नहीं 4 है, 6 डाल दीजिए, कि मेरी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे ना कोई 2 उधार दे दो, तो मेरे 8 पूरे हो जाएंगे। क्योंकि अब आप बोलेंगे कि ये 6 दे भी तो सकता था, क्योंकि 6 देना ज़्यादा टफ होगा इसलिए वो 2 उधार ले लेगा, तो इसके पास 8 हो जाएंगे। तो इसने क्या किया, ले लिया, गेन कर लिया। और यहाँ पर मान लीजिए एक A एलिमेंट है, B एलिमेंट है,
इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, सॉरी इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है ना उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, अब मैं 7 ले तो सकता नहीं हूँ किसी से, मैं 1 दे देता हूँ। तो इन्होंने क्या करा, किसी को दे दिया, लूज कर दिया, इन्होंने गेन करा। अब कोई और ए और बी का एग्जाम्पल देख लीजिए, वो क्या करेंगे, एक मुझे भी चाहिए एक तुम्हें भी चाहिए, तो क्या करो कि एक मेरे से तुम शेयर कर लो, मैं तुम्हारे एक से शेयर कर लूँगा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने अपनी ऑक्टेट बाहर वाली जो पूरी कर ली, ऐसे देखेंगे हम, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं जिसके आपको नाम याद करने, सिंबल याद करने, एटॉमिक नंबर याद करने हैं और वैलेंसीज, ठीक है। तो ये टेबल हमने पहले भी देखा था। हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो हमने क्या देखा कि जो हीलियम एटम है ना उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 हैं। तो ऑल द अदर एलिमेंट हैव एटम विद 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब क्या देखेंगे, हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए, 8 चाहिए बाहर वाली शेल, मतलब ऑक्टेट पूरा करना है। क्या करना है, ऑक्टेट। जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लास्ट वाली शेल में, उसको बोलते हैं कि उसका ऑक्टेट क्या पूरा है, उसकी ऑक्टेट क्या है, फुल है। आगे देखते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम एलिमेंट दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट। तो हमने क्या देखा, वो 3 तरीके से अपने ऑक्टेट को पूरा कर सकते हैं। कैसे, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट and form molecules with atom of the same element, different element was thus explained as an attempt to। अब क्या करें, यहाँ पर किसी न किसी तरीके से वो क्या करेंगे, अपने ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने लास्ट वाले शेल में लाने की कोशिश करेंगे, ऑक्टेट को पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो हमने 3 तरीके से देखा, या तो वो शेयर कर लेंगे, या वो गेन कर लेंगे, या वो लूज कर लेंगे, ठीक है। अब the octet of electron in the outermost shell gives us directly the combining capacity of element that is the valency discussed। तो हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे। क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे। तो ये पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट है ना, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। किसी भी एलिमेंट की जो जितना वो एलिमेंट, सॉरी कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, वो जितना ले रहा है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है या शेयर कर रहा है, वो कितना, वो क्या हो जाएगा, उसका वैलेंसी बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। जैसे इसने क्या 2 लिया था तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसने क्या 1 लिया था, है ना, सॉरी 1 दे दिया था तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। और इन्होंने 1 शेयर किया था तो इनकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये बोला गया है, सो दे सेड टू हैव वैलेंसी ऑफ 1। कैन यू टेल व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। क्या आप मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की वैलेंसी बता सकते हैं। तो बता दीजिए, आउटर मोस्ट शेल में उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उनका ऑक्टेट पूरा हो रहा है तो बता दीजिएगा 8 है। एंड अगर ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, अगर वो किसी से ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो उसकी वैलेंसी वो हो जाएगी, ठीक है जी। बिकॉज मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। मैग्नीशियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाली शेल में। तो वो क्या करेगा, 6 ले तो सकता नहीं है, तो दे सकता है, तो वो क्या करेगा, दे देगा। और एल्युमिनियम के पास क्या है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 है, तो 3 है तो वो क्या करेगा, वो भी दे देगा। तो इन्होंने क्या करा, किसी को दे दिया है। कितने दिए, एल्युमिनियम ने 3, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। एंड मैग्नीशियम ने कितने दिए थे, 2, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल में अगर किसी के कैपेसिटी फुल करनी है तो देन वैलेंसी इज डिटरमाइंड इन द डिफरेंट वे। फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 7 एंड इट्स वैलेंसी कुड बी 7। अब उसकी वैलेंसी क्या अभी 7 है, लेकिन अब उसको ऑक्टेट पूरा करना है। क्या करना, ऑक्टेट पूरा करना है, तो 1 ले लेगा वो, है ना। तो वो 1 ले लेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो चलिए अब आप इसी तरीके से ऑक्सीजन का करके देखिए। अब यहाँ पे आएगी आपकी वैलेंसी की डेफिनेशन। एन एटम ऑफ एन ईच एलिमेंट हैज अ डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी। हर एलिमेंट की क्या होती है, एक डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो सिर्फ या तो 2 दे सकता है, 2 ले सकता है, 4 दे सकता है, 4। हर एलिमेंट की स्पेसिफिक होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। क्वेश्चन दिया है, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो हमने देखे एग्जांपल, तो आप ऊपर टेबल में से हेल्प लेके आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर क्या था, हम अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी प्रेजेंट है उनको प्लस कर देंगे तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा। मास नंबर क्या करेंगे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। चलिए फिर भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो हम जो एटॉमिक नंबर है उसको Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, और प्रोटॉन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 6, और प्रोटॉन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? तो सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अलोन। तो हमने क्या देखा था, हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो वहाँ पे हमें बताया था, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? हमें साइंटिस्ट ने बताया था कि जो मैक्सिमम वेट है या मास है किसी भी एटम का, वो कहाँ होता है? उसके न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो मास कहाँ होगा? पूरा अंदर यहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में। तो अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो मास आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, हैंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स। तो जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, तो हम उन्हें न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं ना। द मास ऑफ एन एटम डिसाइड्स इट्स न्यूक्लियस। तो हम क्या बोलेंगे कि किसी भी एटम का जो मास है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। कैसे जी? फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ कार्बन, जैसे हमें कार्बन का मास दिया है 12 यूनिट। क्या दिया है? 12 यूनिट। क्यों 12 क्यों होगा? क्योंकि उसके पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा टोटल? इस तरीके से 12 हो जाएगा। उसी तरीके से एल्युमिनियम का बताया है, तो एल्युमिनियम का 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन है। तो हमें पहले से वैल्यूज़ फाइंड करके दी गई हैं, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें क्या रखना है, अगर मास नंबर पूछेंगे तो क्या बोलेंगे आप? द एटॉमिक नंबर, मास नंबर और, अच्छा ठीक है, चलिए। तो द मास ऑफ नंबर इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करेंगे मास नंबर को? ये डेफिनेशन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्रेजेंट कर देंगे, प्लस कर देंगे तो हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा। अब बात आती है ये वाली, ये क्या लिखा है? ये आपका कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाएगा, एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करेंगे, एटॉमिक मास आप A से डिनोट करेंगे, ठीक है जी। चलिए अब बात आती है क्वेश्चन की। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8, अगर किसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8, और प्रोटॉन भी 8 है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम? तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन एटम? चार्ज कैसा हुआ? न्यूट्रल। क्यों? पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि हमारा एटम क्या होता है? स्टेबल होता है। तो फाइंड आउट द मास नंबर, तो मास नंबर तो आप कर लेंगे, ठीक है। मास नंबर आप कैसे करेंगे? मास नंबर इक्वल्स टू में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, तो आपका मास नंबर आ जाएगा। अब बात आती है आइसोटॉप्स की। अभी आइसोटॉप्स क्या है? इन नेचर नंबर ऑफ एटम ऑफ सम एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। तो ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कोई भी 2 एलिमेंट है, मान लीजिए, अभी तो एग्जांपल में ले लीजिए आप, ये है ए और ये है बी, तो इनका जो एटॉमिक नंबर है, इनका जो एटॉमिक नंबर है ना वो तो सेम है, और एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। जैसे कि एग्जांपल में आपको हाइड्रोजन के बारे में दिया गया है, तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन कौन कौन सी फॉर्म में मिलता है। तो हाइड्रोजन आपको 3 फॉर्म में मिलता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। अब है तो सारी हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन के क्या आइसोटोप्स है, मतलब हाइड्रोजन आपको और किन किन फॉर्म में मिलता है? तो वो मिलता है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। सबका एटॉमिक नंबर सेम है और मास डिफरेंट, देखें 1 2 3, मास क्या है? डिफरेंट है। तो आइसोटॉप्स की आइसोटॉप की आप कैसे डेफिनेशन देंगे अभी देखते हैं वो भी। चलिए और एग्जांपल आपको दिया गया है कार्बन का, ठीक है, और एग्जांपल क्या दिया? कार्बन का। देखिए सबके बट द मास नंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 1 बट द मास नंबर सबके क्या है? अलग अलग है। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग। उसी तरीके से कार्बन के एग्जांपल दिए गए हैं। Isotopes are defined as the atoms of the same element, ठीक है, having the same atomic number
बट द डिफरेंट मास नंबर। तो हमने क्या देखा कि एक ही एलिमेंट था, हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन था, है ना, ड्यूटियम ट्रिटियम थे, सारे एक ही एलिमेंट, उन सारे सेम एलिमेंट्स के क्या था, सेम एटॉमिक नंबर था, लेकिन मास नंबर डिफरेंट था। तो हमने क्या देखा, द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर ए है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में देंगे ये तीनों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा, इसको आराम से सॉल्व कीजिएगा। अब हमें यहाँ पे कार्बन का एग्जाम्पल दिया गया था जिसमें हमें 35 यूनिट और 37 यूनिट मास दिए थे। अब दोनों अलग अलग है, कौन सा लें, तो हम क्या करते हैं, इनका एवरेज लेते हैं। जब पूरा सॉल्व करते हैं तो ये आपको सॉल्व करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा कि एवरेज लेते हैं। तो एवरेज लेंगे 35.5 यूनिट। ठीक है, 35.5 यूनिट, सॉरी कार्बन का नहीं, ये क्लोरीन का। तो एक चीज और बताई गई है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। कैसे, मान लीजिए हाइड्रोजन की 3 फॉर्म थी, ये 3 फॉर्म थी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन द एवरेज। तो यहाँ पे क्या ले, एवरेज ले लिया। इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप, अगर किसी भी एलिमेंट में अगर आपको बोला गया है कि उसमें आइसोटोप्स नहीं है, आइसोटोप्स का मतलब होता है कि उसके कोई और फॉर्म प्रेजेंट नहीं है और किसी फॉर्म में वो प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन हमारा 3 फॉर्म में प्रेजेंट था, है ना, क्लोरीन भी हमने 2 फॉर्म में देखा, और जैसे आपका सल्फर है, सल्फर वो एटमॉस्फेयर में किसी और भी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। तो आपको अगर उसका मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपली निकाल देंगे मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इस तरीके से। चलिए अब एप्लीकेशंस कहाँ है इस आइसोटोप्स की, कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट आर द सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी वो सेम नहीं है। तो अभी हम क्या देखेंगे कि जो यूरेनियम का आइसोटोप है ना, वो यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के फ्यूल्स में। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के फ्यूल्स की तरह यूज किया जाता है यूरेनियम आइसोटोप। कोबाल्ट का आइसोटोप यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। आयोडीन का आइसोटोप यूज किया जाता है गॉइटर के ट्रीटमेंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोबास। तो आइसोबास क्या होगा, आइसोटोप का बिल्कुल उल्टा। कैसे जी, वहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम थे और मास डिफरेंट थे, यहाँ पे मास सेम हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएंगे। कैसे, आप 2 एलिमेंट लीजिए, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 और आर्गन लिया जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 18। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दीज एटम आर डिफरेंट, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो इनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी डिफरेंट होंगे, दोनों के डिफरेंट है ना, उसका 20 है, इसके 18 है। बट द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट इज 14, लेकिन क्या बताया गया है 40, सॉरी, लेकिन ये बताया गया आपको कि मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों के डिफरेंट है। मान लीजिए एक ए एलिमेंट है, ये है बी एलिमेंट, और उसमें क्या था, एलिमेंट भी हमारे सेम थे, इसमें हमारे एलिमेंट भी डिफरेंट है, एलिमेंट है ए और बी, इसका मैं बोलूँ एटॉमिक नंबर है 20, इसका है 18, और मास नंबर दोनों के क्या है, सेम है, मास नंबर क्या है, दोनों के सेम है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर आर कॉल्ड द आइसोबास। तो एग्जांपल क्या देंगे आप, आर्गन का और कैल्शियम का दे सकते हैं। चलिए, तो आइसोबास भी हो गए हमारे समझ में आ गए ना। फॉर द सिंबल एच डी एंड टी टैबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार। एग्जाम्पल देने यहाँ पे, तो आप एग्जाम्पल ऊपर से दे सकते हैं, बस खत्म। तो ये चैप्टर हमारा खत्म, चैप्टर हो गया खत्म। तो ये है आपकी चैप्टर की समरी जो आप रीड करेंगे एंड आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस तरीके से आप इनकी प्रॉपर्टीज बता देंगे कि ये कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, ये बाहर घूमता रहता है ना, और मास नंबर, एटॉमिक नंबर, वो सब बता देंगे। तो इनका प्रॉपर्टीज आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कंपेयर में। लिमिटेशन बतानी है जे थॉमसन मॉडल की, लिमिटेशन बतानी है रदरफोर्ड मॉडल की, बोर्स मॉडल बता देना है।
कंपेयर ऑल प्रपोज मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने जितने भी क्या पढ़े हैं, मॉडल्स पढ़े हैं ना अलग अलग साइंटिस्ट के, तो उन्होंने कैसे कैसे थ्योरीज दी थी, क्या क्या बोला था, तो वो आपको कंपेयर करके ऐसे लिख देना, ऐसे यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट के नाम और उनके कंपैरिजन बता देना कि यहाँ पे इन्होंने ऐसे किया था तो इनकी ये लिमिटेशन थी तो इन्होंने ठीक करी, तो इनकी लिमिटेशन थी तो इन्होंने ठीक करी, इस तरीके से बताना है। आगे है समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया है और कौन कौन से साइंटिस्ट थे उनके नाम बता देना, और बता देना वो 2n² वाला जो हमारा फॉर्मूला था ना उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो पहले 18 एलिमेंट्स आपको अरेंज करके बताएं, तो ऊपर टेबल आपको दिया हुआ, आराम से कर लीजिएगा आप। डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके आपको बताने हैं वैलेंसी बता देनी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जांपल एटॉमिक नंबर बताना क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप आइसोबार क्या होते हैं, हमने अभी रीड किए हैं तो आप बता देंगे आराम से, और इनके हमने एग्जांपल भी पढ़े हैं। तो सोडियम हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड Kl शेल, एक्सप्लेन कैसे, सोडियम की दोनों शेल कम्प्लीटली फिल हैं, कैसे बताएंगे आप। तो सोडियम क्या होता है Na, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर बताइए। तो आपका एटॉमिक नंबर ये देखिए कितना है, 11, ठीक है जी। तो आप कैसे अरेंज करेंगे इनको शेल्स में, तो 2 8, ठीक है, 8 और 2 कितने हो गए 10, और ये है 11। तो बाहर वाली जो आउटर मोस्ट शेल है इससे क्या करेंगे, एक लूज कर देंगे, सोडियम लूज कर देंगे तो फिर ये इनका फिल्ड हो जाएगा। ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल, 2 आइसोटॉप्स बताए हैं ब्रोमीन के, तो आपको क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास बताना है। तो हमने जैसे क्लोरीन का करके देखा था ना ऊपर, चलिए इसको हटा के ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, जैसे हमें दिया हुआ है यहाँ पर मास नंबर अलग अलग, तो इसको ले लेंगे 79 इंटू 7% इंटू में 100। तो ऊपर हमने फॉर्मूला पूरा करके आए ना, ऊपर क्लोरीन वाला जो दिया है उसी तरीके से आपसे सॉल्व करना है वाला। तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और अब इस वाले ब्रोमीन का करेंगे, तो प्लस 81 इंटू में 50.3 अपॉन में 100, ठीक है जी। या फिर अब नेक्स्ट क्या है, चलिए 81 50. तो यहाँ पे टोटल मास निकालना है, टोटल मास। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे, इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे और फिर दोनों को प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा यूनिट में। इस तरीके से सॉल्व होगा। एवरेज एटॉमिक मास फिर से बताना है आपको 11th क्वेश्चन में, तो ये कैसे सॉल्व होगा इसका करके देखते हैं। 16.2 यूनिट दिया हुआ है, 16.2 यूनिट है, और चलिए इसका मास 100 होगा यहाँ पर, ये 100 है। आगे फिर प्लस कर देंगे नेक्स्ट वाला, थोड़ा सा सही से लिखते हैं, जगह कम है ना इधर, तो अच्छे से लिखते हैं। चलिए कितना दिया है, 16a अपॉन में 100 प्लस में 18, और क्या दिया है 100 माइनस a कर दीजिएगा आप, और अपॉन में 100। तो इस तरीके से आपका आंसर निकलेगा यहाँ पर 6.2 16, ठीक है। 620 इक्वल्स टू में 16a, इधर से आ जाएगा, इधर से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1800, a हम उधर ले जाएंगे माइनस 18a। चलिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे a इधर पहुँच जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा यूनिट में। फिर जो भी आएगा, मान लीजिए आपका यहाँ पर 90 यूनिट या 60 यूनिट आया, तो 100% में से आप उतना माइनस कर देंगे जो यहाँ पे आंसर आएगा, तो आपका टोटल आंसर निकलेगा इस तरीके से। नेक्स्ट है Z दिया है आपको, एटॉमिक नंबर आपको दिया 3। व्हाट वुड द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3 है वैलेंसी, के में कितने 2, L में क्या होगा 1, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, और इस एलिमेंट का नाम बता देना आपको, तो इसका नाम होगा लिथियम। क्या होगा, लिथियम। नेक्स्ट है कंपोजिशन न्यूक्लियर ऑफ 2 एटॉमिक
स्पीसीज। तो एटॉमिक प्रोटॉन दिए, न्यूट्रॉन दिए। अब आपको सॉल्व करना है, रिलेशन बताना, मास नंबर निकालना है। तो इजी होगा, देखिए कैसे निकालेंगे। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 12, उसके बाद 6 + 8 करेंगे जब हम, क्या होगा ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप आराम से इसे मास नंबर बता देंगे और एटॉमिक नंबर भी बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे है ट्रू फॉल्स करने हैं जी। चलिए, जे थॉमसन प्रपोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियस। जे थॉमसन ने बताया था कि उनके जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस है, ये तो नहीं बताया था, तो फॉल्स है। न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, जब उनको एक साथ कंबाइन कर देते हैं और वो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये तो सरासर झूठ है, फेल हो जाएगा। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/20,000 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। तो ये तो है ट्रू, ये तो हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन का 1/2000 है, सॉरी टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। एंड आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन। तो ये फॉल्स होगा। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट करना है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, क्या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या एटॉमिक न्यूक्लियस। तो एटॉमिक न्यूक्लियस के ऊपर बेस्ड थी ना, उन्होंने ये देखा था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस किस तरीके से प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, जिस तरीके से अल्फा पार्टिकल टकराएंगे तो मुझे पता चल जाएगा। तो उनकी जो थ्योरी थी ना वो एटॉमिक न्यूक्लियस के ऊपर बेस्ड थी। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर और क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप्स ये आप करेंगे खुद और कमेंट करके आंसर ज़रूर देंगे। चलिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, तो इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ये भी आप खुद से करेंगे। ये टेबल सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको इस चैप्टर में या प्लेलिस्ट में जितने भी चैप्टर्स पढ़े, अगर किसी में भी कोई भी डाउट आता तो प्लीज़ कमेंट करके उन्हीं के चैप्टर्स के नीचे आप पूछ सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, चैनल पे विजिट करते रहिएगा। जब भी कोई भी नया चैप्टर अपलोड होगा तो वो आपको सबसे पहले मिलेगा। आपको बेल आइकन को प्रेस हमेशा करके रखना है ताकि नोटिफिकेशन से आप हमेशा अपडेट रखें अपने आप को, है ना। नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो आपको पता चलता रहेगा कौन कौन से चैप्टर्स अपलोड हो रहे हैं आपकी क्लासेस के। तो आप हमेशा नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन रखेंगे। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए। थैंक यू।